नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर स्वागत है। साथियों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें से लगभग रीट परीक्षा में प्रश्नों की जो संख्या है वो नंबर ऑफ 30 पूछी जाती है। यहाँ पर अगर आप मनोविज्ञान विषय को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर लगभग 20 से लेकर 25 के बीच के सवाल आप आसानी से करेंगे और आप आसानी से रीट में 60% का जो स्कोर है वो आसानी से कवर कर सकते हैं। रीट एक मजबूत विषय है, इसमें ज़्यादातर सवाल गलत होने के चांस कम रहते हैं अगर आप इसे समझकर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर रीट लेवल 1 के विद्यार्थी हो या आप लेवल 2 के विद्यार्थी, दोनों के लिए ही ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी है वो सेम रहती है। तो इसमें अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं वो आपको रीड करने हैं। आज की वीडियो में यहाँ पे 30 प्रश्न आने वाले हैं। उन 30 प्रश्नों में से आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से चेक करें और वीडियो को अंत तक देखें कि आप कितने सवाल इसमें से कर पाते हैं। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम की अवस्था है जिसका अंतिम चरण है। तो अधिगम की कई सारी अवस्थाएं होती है, तो इसमें जो अंतिम चरण होता है, जब आप सीखते सीखते अंतिम चरण तक जाते हैं तब एक ऐसी स्थिति आती है जब आप में कोई भी सुधार नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक सीमा कहते हैं। तो अंतिम जो विशेषता है वो आपकी शारीरिक सीमा कहलाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, सर्वप्रथम क्रियात्मक बुद्धि जो परीक्षण है वो किसने किया था। तो सबसे पहले जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है वो सेगुइन ने किया गया था सबसे पहले। ठीक है, क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण है वो सेगुइन ने किया है। बाद में यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का जो आधुनिक तरीके से वो अल्फ्रेड बिने ने किया था बाद में, लेकिन सर्वप्रथम तो सेग्यून ने किया था, लेकिन बाद में आधुनिक तरीकों में जो किया गया था वो अल्फ्रेड बिन्ने के द्वारा बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन किया गया था। चलते अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा है, मनो लैंगिक विकास का एक सिद्धांत है जो पियाजे ने दिया है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो पियाजे ने दिया है, यानी पियाजे ने सॉरी यहाँ पे फ्रॉइड ने दिया है। फ्रॉइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। उनकी कई सारी उन्होंने अवस्थाएं बताई है, उन अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो मनोलैंगिक सिद्धांत है वो फ्रॉइड ने दिया है। तो इसकी जो विशेषता है वो लैंगिक आधार पर यहाँ पे बालक के जन्म से लेकर परिपक्व तक कुल 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई गई है। तो यहाँ पर इन 5 अवस्थाओं को हम देखते हैं तो सबसे पहली अवस्था आपकी मुख्य अवस्था आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी मुख्य अवस्था होती है, उस देखो यहाँ पे मुख्य अवस्था एक तो इसमें आ रहा है और आपका बी ऑप्शन में भी आपके मुख्य नहीं और लास्ट वाले में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी 5 अवस्थाओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य अवस्था आती है नंबर 1 पे, ठीक है। 2 नंबर पे आती है आपकी गुदीय अवस्था, ये 2 नंबर पे होती है। फिर आपकी 3 नंबर पर आती है लिंग प्रदान अवस्था, ये तीसरे नंबर की अवस्था है। चौथे अवस्था में आपकी सुप्त अवस्था, ये आपकी 4 नंबर की अवस्था कहलाएगी। और लास्ट की जो अवस्था है 5वीं, वो आपकी जनन अवस्था कहलाएगी। तो ये जो फ्रॉइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, फ्रॉइड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है उसके अनुसार ये 5 अवस्थाएं हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली मुख्य अवस्था, दूसरी गुदी अवस्था, तीसरी लिंग प्रदान अवस्था, फिर सप्त अवस्था और जनन अवस्था, ये 5 अवस्थाएं होती है मनोलैंगिक सिद्धांत की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, तो आपको नहीं ढूंढना है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधियों की अगर बात करते हैं तो प्रयोगशाला विधि है, ये वस्तुनिष्ठ विधि होती है। उसके बाद में उपचारात्मक जो विधि है ये भी एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है, ठीक है। और इसमें निरीक्षण विधि है, ये भी एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है। लेकिन यहाँ पे जो आत्म निरीक्षण विधि है ना, ये आत्मनिष्ठ विधि होती है। तो ये इसमें वस्तुनिष्ठ में इसका नाम नहीं आएगा। तो ये आत्म निरीक्षण जो विधि है ये आत्मनिष्ठ विधियां है। तो आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर देखो एक प्रश्नावली विधि भी आती है, जीवन इतिहास विधि भी आती है, साक्षात्कार विधि आती है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधियां पूछी तो 3 तो है, नहीं पूछा है तो ये आत्मनिरीक्षण है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ विधि है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सवाल है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण जो विवाद है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर हम प्रकृति पोषण विवाद की बात करते हैं तो ये आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित होता है, आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित होता है। तो इसमें क्या है, प्रकृति की तुलना है आनुवांशिक किससे की जाती है और पोषण की जो तुलना है ना वो वातावरण से की जाती है। तो प्रकृति की तुलना तो आनुवांशिक से की जाती है, पोषण की जो तुलना है वो वातावरण से की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते अगले सवाल की तरफ। एक बालक की केंद्र से चारों ओर जो विकास की जो अवस्था होती है, तो यहाँ पर एक बालक की केंद्र से चारों ओर जो विकास की दिशा है वो क्या कहलाती है, यानी केंद्र से विकास की ओर। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर केंद्र केंद्र से यानी बाहर की ओर जो अवस्था होती है हमारी, यहाँ पर ये समीप से दूर कहलाती है। क्या कहलाती है, समीप से दूर कहलाती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक किशोर ये महसूस करता है, एक किशोर ये महसूस करता है अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, ये किसका द्योतक है। एक किशोर अपने आप में महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, तो ये एक कैसा है। तो ये एक व्यक्ति मित्रक का
आपका द्योतक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्वयं को सबसे अलग समझता है, स्वयं को कहता है सबसे अलग समझता है, तो अपने आप में विचार आता है, तो एक व्यक्तिगत मिथक का द्योतक होता है। अगला सवाल है, बच्चा किस अवस्था में खिलौनों और वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है? बच्चा किस अवस्था में खिलौनों और वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है? तो यहाँ पर इसकी जो राइट आंसर रहेगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में ही बालक क्या करता है, खिलौनों और वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है। तो और वे क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने उपस्थित नहीं होती है, लेकिन वो ढूंढता रहता है, तो ये अवस्था शैशवावस्था रहती है। अगला है, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर गार्डनर ने क्या है कि बुद्धि का एक बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। गार्डनर ने क्या किया था, एक बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है। इस सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई है। तो इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि है, उसमें से एक है। तो तार्किक जो गणितीय बुद्धि है, ये एक बहुबुद्धि सिद्धांत का एक भाग है। 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने दी है, तो उसका एक बहुबुद्धि सिद्धांत का एक तार्किक गणितीय विधि एक संबंधित है। बाकी ये तीसरे बाकी तो सिद्धांत है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में ही 8 तार्किक गार्डनर ने दी है। तो यहाँ पे देने वाले वैज्ञानिक है गार्डनर। तो गार्डनर ने यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और बहुबुद्धि की एक विशेषता आपके ये रहती है। तो इसके साथ अगला सवाल चलते, अगला सवाल है, कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कोहे ने एक परीक्षण दिया है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है वो आपका तीसरा ऑप्शन निष्पादन परीक्षण रहेगा। तो इसने यह क्या किया, निष्पादन बुद्धि परीक्षण इससे संबंधित रहेगा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण से। और इसमें क्या है, यहाँ पर 16 ब्लॉक दिए थे। कितने ब्लॉक दिए थे? 16 ब्लॉक दिए थे, और परीक्षार्थी को इन ब्लॉकों द्वारा डिजाइन बनाने को कहा गया था। तो ये निष्पादन परीक्षण से संबंधित है। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है आईक्यू, ठीक है। आईक्यू यानी जो इंटेलिजेंस क्वालिटी होती है, उसके अनुसूत्र में एमए क्या प्रदर्शित करता है, यानी जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है उसमें एमए का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर एमए का मतलब होता है मेंटल एज। उसकी मेंटल एज क्या होती है? तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया है, उसमें यहाँ पर एमए बटा आईक्यू, एमए बटा आईक्यू इंटू 100, ये एक बुद्धि लब्धि का सूत्र है। और यहाँ पर इस बुद्धि लब्धि के सूत्र में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु के अनुसार अन्य बालकों की तुलना में कितना हुआ है, यानी उसकी वास्तविक आयु अन्य बालक की तुलना में कितनी है, इसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला, मानसिक आयु के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये जो आईक्यू है, इसे हम वास्तविक आयु कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक आयु, ठीक है। वास्तविक आयु, इसकी जगह आएगा वास्तविक आयु। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर आईक्यू आएगा, है ना, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू बराबर एमए बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इससे क्या होता है, आपकी बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। अगला सवाल है इसमें, यहाँ पे इस सवाल को, अगला सवाल हमारा है, लुईस थ्रेस्टन के पीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएमए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो थ्रेस्टन ने अपनी पुस्तक में पीएमए, पीएमए का मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो इसने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो इसका फुल फॉर्म होगा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और इसमें बुद्धि के कुल 13 खंड इन्होंने दिए हैं। कितने खंड दिए थे? 13 खंड दिए थे, जिसमें से 7 खंड है ना, वो क्या थे, प्रधान थे। 7 खंड क्या थे? प्रधान थे। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगले सवाल की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक मूल्य का पता लगाता है, यानी कौन सा है जो मात्रात्मक मूल्य का पता लगाता है, जो किसी व्यक्ति के पास मौजूद विशेषताओं की मात्रा को व्यक्त करता है? तो इसे हम कहते हैं मापन। क्या कहते हैं? मापन। मापन में क्या होता है कि वस्तु या उपलब्धि का जो संख्यात्मक या मात्रात्मक मान से हम इसे कहेंगे, और इससे ही यहाँ पर इसका मापन होगा। ये उसका ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें मात्रात्मक मूल्य का पता लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास मौजूद विशेषताओं की मात्रा को व्यक्त करता है। तो ये एक मूल्यांकन आपका मात्रात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला सवाल है, मूल्यांकन की प्राथमिकता है। मूल्यांकन की प्राथमिकता क्या है? तो यहाँ पर जो मूल्यांकन की जो प्राथमिकता होती है, वो आपका निदान और पुनर्बलन होता है। मूल्यांकन की प्राथमिकता क्या होती है? निदान और पुनर्बलन होता है। तो मूल्यांकन की प्राथमिकता हम क्या कहते हैं, बालकों की जो शिक्षण की कमियां है उसको पहचाना जाता है। पहचानने का मतलब होता है निदान करना, ठीक है। बाद में उसे हम क्या करते हैं, दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण अपनाते हैं। तो ये एक पुनर्बलन होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा डी वाला, कंठस्थीकरण और स्मरण, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें रटने और स्मरण करने से सार्थक अधिगम कभी भी नहीं होता है, जबकि बच्चा विषय वस्तु को बिना समझे हूबहू क्या करता है, रट लेता है। तो इसका कंठस्थीकरण और स्मरण ही ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, कोहलर के द्वारा चिंपांजी पर किया गया परीक्षण क्या प्रदर्शित करता है?
तो कोहलर ने क्या किया, चिंपांजी पर एक परीक्षण किया गया था और इनका जो परीक्षण है इसका नाम सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने कहा गया था। ठीक है, इसमें क्या करता है, सूझ व्यक्ति में अचानक उस समय उत्पन्न होती है जब लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों के बीच में प्रत्यक्षात्मक संबंधों को ठीक तरह से वो समझ लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो कोहलर का जो सिद्धांत है इसमें अंतर्दृष्टि के द्वारा ही सीखा जाता है। इसका ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है हमारा, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया गया था, वे कौन सा वैज्ञानिक है? तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक है कुर्ट लेविन। कौन से वैज्ञानिक है? कुर्ट लेविन। इन्होंने क्या किया, तरल रूप और टोपोलॉजी का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक है, कुर्ट लेविन ने। और टोपोलॉजी और तरल रूप गणित से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? विचार। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर आपका कुर्ट लेविन रहा। इन्होंने कहा है कि गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम के सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया गया था। ये कुर्ट लेविन ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, दबाव को कम करने तथा परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है? तो इसमें क्या होता है, जो दबाव और कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए जो आवश्यक बात रहती है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों का स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ये पहला ही वाला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए। यानी छात्रों पर दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए कम अवधि की जो परीक्षा है वो सबसे बेहतर विकल्प होता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, एक माँ, इस पूरे को सुनना है और यहाँ पर फिर इसका आंसर देना है। एक उदाहरण है और किसी सिद्धांत से संबंधित है। एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर एक थपकी देती है। जल्दी वे देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकी देती है तो वे सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। तो ये बच्चे का व्यवहार है वो सर्वोत्तम किसकी व्याख्या करता है? यानी ये किसकी व्याख्या करता है? प्रयास और त्रुटि अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, सामाजिक अधिगम का। तो ये किसका आपको प्रयास करता है? ठीक है, हर बार तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन। ये जो पावलाव का सिद्धांत है, पावलाव ने शास्त्रीय और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसमें क्या है, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति व्यक्ति वैसी ही अनुक्रिया सीख लेता है। यानी वो माँ अपने बच्चे की ललाट पर थपकी देती है तो बार बार थपकी देती है तो वो ये सीख जाता है कि थपकी देने के बाद ही चूसने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया उसकी लार पे। ठीक है, अगला सवाल है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनर्स्मरण करने की असफलता को हम क्या कहेंगे? दोबारा पढ़ते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की असफलताओं को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा विस्मृति। कौन सा रहेगा? विस्मृति। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों के लिए किया जाता है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये लियोपोल्ड बेलेक ने दिया है। किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलेक देने वाले हैं। तो ये तो वैज्ञानिक है जिन्होंने CAT वाले यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण दिया है। अब यहाँ पर इसकी आयु वर्ग ढूंढनी है। तो इसकी जो आयु वर्ग है वो 3 से लेकर 10 वर्ष के बालकों के लिए होती है। 3 से लेकर 10 वर्ष के बालकों के लिए ये होती है। इसमें क्या है, जानवरों के चित्रों के कार्ड दिखाते हैं और फिर कहानी पूछी जाती है और कहानी के आधार पर ही व्यक्तित्व की इसमें क्या कहती है, पहचान की जाती है। यानी इसमें बालकों क्या करते हैं, एक कार्ड दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें जानवर का चित्र बना होता है, फिर उसकी क्या करते हैं, कहानी पूछी जाती है और कहानी के आधार पर क्या करते हैं, उस व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। CAT ये परीक्षण कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन कौन सा है? प्रक्षेपी जो विधियां होती है, जो प्रक्षेप की जाती है उसमें व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन कौन सा रहेगा? तो प्रक्षेपी विधियों में क्या होता है, व्यक्ति के अचेतन और अर्धचेतन मन में जो भी इच्छाएं दमित होती है या कुंठाएं होती है उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ये पहला ही रहेगा कि व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। यानी व्यक्ति के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उसके प्रति व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। तो ये प्रक्षेपी विधियां जो डायरेक्ट उस पर प्रक्षेप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ या विषय में बालकों के द्वारा दिखलाई जाने वाली स्वेत अभिरुचि क्या कहलाती है? किसी पाठ या विषय में बालकों के द्वारा दिखलाई जाने वाली स्वेत अभिरुचि क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, दबाव या पुनर्बलन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है,
किसी पाठ या विषय में बालकों के द्वारा दिखलाई जाने वाली, यानी बालक खुद उसमें क्या करता है, रुचि लेता है, तो इसे हमेशा ही आंतरिक अभिप्रेरण कहता है। बालक के अंदर से अभिप्रेरणा जागी है कि मुझे ये काम करना है, पाठ पढ़ना है या विषय पढ़ना है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन कहलाती है। इसका ऑप्शन राइट ए ही रहेगा। अगली यहाँ पर एक परिभाषा है जो अभिप्रेरणा से संबंधित है। इसमें यहाँ पे लिखा है, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। ये कथन किसका है? ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रेरणा सीखने वाले की जो आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकता है उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर क्या करती है, निर्देशित होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन देने वाले हैं ब्लेयर एंड जॉन्स एंड सिम्पसन, ब्लेयर जॉन्स एंड सिम्पसन। ठीक है, तो यही आपका है। ठीक है, इसके अलावा जो स्किनर ने क्या परिभाषा दी, स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा है ना, वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अधिगम का क्या है, सर्वोच्च राजमार्ग है। तो राजमार्ग का नाम जब भी आ जाए तो आपको स्किनर वाला ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सर्वोत्तम राजगति, ये परिभाषा किसने दी, स्किनर ने। बाकी ये परिभाषा किसने दी, ब्लेयर जॉन्स एंड सिम्पसन ने। अगला सवाल है, ये एक उदाहरण की तरह है, इसे आपको समझना है, फिर इसका जवाब देना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। लिखा है, रवीना की शादी एक ऐसे लड़के से होती है जिसे वे पसंद नहीं करती है। समझना, ठीक है। फिर वे उसके प्रति आकर्षित रहती है। पहले वो पसंद नहीं करती, लेकिन बाद में वो आकर्षित रहती है क्योंकि वे लड़का सामाजिक प्रतिष्ठित और धनवान है। तो रवीना के मन में कौन सा द्वंद्व उत्पन्न हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, देखो हम चार तरह के हैं। पहला है परिहार, परिहार द्वंद्व, उपागम, परिहार द्वंद्व, उपागम, उपागम द्वंद्व, या बहु उपागम या परिहार द्वंद्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा बी वाला, उपागम परिहार द्वंद्व। अब यहाँ पर उपागम परिहार द्वंद्व क्या होता है? जब व्यक्ति के सामने एक सकारात्मक और एक नकारात्मक परिस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो द्वंद्व होता है वो हमेशा ही उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है। यानी एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दो परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो ये उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, पहले वो पसंद नहीं करती लेकिन बाद में पसंद करने लग गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट ये रहेगा। अगला सवाल है 26वां, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका आ रहा है, इसमें लिखा है कि गणित की विषय वस्तु को याद करना, गणित की विषय वस्तु को याद करना। ठीक है, और दूसरा है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, या कक्षा कक्ष अधिगम। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। ये गणित का मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। अगला सवाल है 27वां, इसमें लिखा है अधिगम प्रतिपल मापे जा सकते हैं। अधिगम प्रतिपल को आप कैसे नाप सकते हैं? तो अधिगम प्रतिपल एक प्रकार से जांच बिंदु है। इसमें कक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक रूप में मापे जाते हैं। किस रूप में? या तो आप अधिगम प्रतिपल को गुणात्मक रूप में माप सकते हैं या मात्रात्मक रूप में, यानी इस ए और बी दोनों रूपों में आप इसे माप सकते हैं। अगला सवाल है आरटी 2009 के संदर्भ में सुमेलित कथन आपको चाटना है। कौन सा ए सुमेलित है, गलत कौन सा है? तो इसमें लिखा है धारा 33 से वो राज्य सलाहकार परिषद का गठन करती है, धारा 34 से वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करती है। केवल ए और बी दोनों। तो इसका आंसर रहेगा डी, यानी ये दोनों ही कथन है ना, वो क्या है, गलत है। अब यहाँ गलत क्यों है? देखो, धारा 33 क्या कहती है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करती है, तो ये इसका उल्टा है, यानी ये वाला होगा। 33 में क्या होगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना, जबकि 33 में क्या होगा, राज्य सलाहकार का गठन करना 34 में। ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा है, इसलिए इसको गलत यहाँ पे कहा गया है। अगले सवाल की तरफ लेते हैं। 29वां सवाल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है? यहाँ पर याद रखना है, नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? कोहलर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, बी और सी दोनों ने। तो यहाँ पर नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो देने वाले हैं एक तो जीन पियाजे और एक कोहलर, इन दोनों ने दिया है। तो बी और सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत है उन दोनों ने दिया है, और जीन पियाजे ने सन 1932 में ही नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। और नैतिक विकास की इन्होंने दो अवस्थाएं बताई थी, एक प्रयत्न नैतिक अवस्था और एक स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, इसी प्रकार से कोहलर ने 3 बताई थी। ठीक है, अगला सवाल है आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, इसमें लिखा है यहाँ पर आज का लास्ट सवाल है रेंजुअली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा त्रिविमीय, यानी 3 वामी लक्षणों पर हम क्या करते हैं, बुनियादी समूह, औसत क्षमता के ऊपर क्या कार्यप्रतिता। तो ये रेंजुअली प्रतिमा की परिभाषा कही जाती है, त्रिवृत्तीय कही जाती है। तो आज के वीडियो में कैसा लगा है वीडियो? ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पर मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, और ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके किसी न किसी रूप में आपके लिए अति इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी इस तरह के निरंतर वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।